नमस्कार साथियों, एक बार फिर एक नई वीडियो के साथ में आज हम आपके सामने आए हैं। आज की हमारी कक्षा का जो टॉपिक रहेगा वो जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में, आर्थिक कारकों और राजनीतिक कारकों और साथ साथ में सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक कारकों के बारे में रहने वाला है। भौतिक और पर्यावरणीय कारकों के बारे में हमने आपको हमारी पिछले वीडियो में बताया था। तो सबसे पहले हम चलते हैं जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले आर्थिक कारक कौन कौन से होते हैं। देखिए, आर्थिक कारकों का संबंध होता है ऐसे सभी कारक जिनसे हमें किसी न किसी रूप में पूंजी की प्राप्ति होती है, आय की प्राप्ति होती है। तो आर्थिक क्रियाओं से संबंधित जो दशाएं होती हैं उन सभी को आर्थिक कारकों के रूप में शामिल किया जाता है। जनसंख्या वितरण की जो प्रक्रिया होती है उस पे आर्थिक कारकों का महत्वपूर्ण योगदान देखने को मिलता है, अहम योगदान देखने को मिलता है। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले आर्थिक कारकों में कृषि की प्रक्रिया को शामिल किया जाता है, उद्योग धंधों की प्रक्रिया को शामिल किया जाता है, यातायात और परिवहन की प्रक्रिया को शामिल किया जाता है और साथ साथ में खनिजों की प्रक्रिया को शामिल किया जाता है। ये चार ऐसे महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो आर्थिक कारकों की भूमिका निभाते हैं और इनके द्वारा जनसंख्या फैलाव या वितरण का जो प्रारूप होता है उसको प्रभावित भी किया जाता है। तो सबसे पहले हम चलते हैं कृषि रूपी आर्थिक कारक के ऊपर कि कृषि किस प्रकार से जनसंख्या वितरण की प्रक्रिया को प्रभावित करती है, कि जनसंख्या का जो फैलाव होता है उस पर कृषि का किस प्रकार से प्रभाव देखने को मिलता है। आपको बहुत अच्छी तरह पता है, विश्व के अधिकांश देशों में आज भी अर्थव्यवस्था का जो सबसे महत्वपूर्ण आधार है वो कृषि सिद्ध हो रही है और विशेष रूप से हमारे भारत जैसे देश में कृषि का बड़ा महत्व है। आज भी हमारे भारत की लगभग 60% जो जनसंख्या है वो कृषि पर डिपेंड करती है। तो कृषि के लिए जहां आदर्श दशाएं विद्यमान होती हैं, जहां अनुकूल दशाएं विद्यमान होती हैं, वहां पर अधिक जनसंख्या का फैलाव देखने को मिलेगा। अब कृषि के लिए आधारभूत या आदर्श दशाएं कौन कौन सी हैं, आपको बहुत अच्छी तरह पता है। भूमि का समतल होना, पर्याप्त मात्रा में जल की उपलब्धता होना या सिंचाई की सुविधा का होना, मिट्टी का उपजाऊ मिलना। तो ये सारी दशाएं जहां अनुकूल मिलेंगी वहां कृषि की प्रक्रिया ज़्यादा होने वाली है और जहाँ पे सारी दशाएं अनुकूल न होकर प्रतिकूल होंगी वहाँ कृषि ज़्यादा मात्रा में डेवलप नहीं हो पाएगी। तो ऐसे क्षेत्र जो कृषि के दृष्टिकोण से अनुकूल होते हैं वहाँ ज़्यादा लोग बसना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि जहाँ ज़्यादा कृषि की संभावनाएं विद्यमान होंगी वहाँ भरण पोषण के लिए क्षमताएं भी ज़्यादा होंगी और जहाँ भरण पोषण के लिए क्षमता ज़्यादा विद्यमान होती है उन क्षेत्रों में ज़्यादा लोग बसना चाहते हैं। यही कारण है कि विश्व के कृषि के दृष्टिकोण से जो संपन्न क्षेत्र हैं वहाँ जनसंख्या का फैलाव ज़्यादा पाया जाता है और अधिक जनसंख्या वितरण की प्रक्रिया हमें देखने को मिलती है। यदि आज हम चर्चा करें विश्व के जो मैदानी भाग हैं, नदियों के द्वारा निर्मित किए गए मैदानी भाग हैं, वहाँ समतल भूमि भी पाई जाती है, उपजाऊ कांप मृदा भी पाई जाती है और साथ साथ में पर्याप्त मात्रा में नदियों का जल सिंचाई के रूप में भी काम में आता है। तो ऐसी आदर्श दशाएं होने के कारण विश्व के जो नदी निर्मित मैदानी भाग हैं वो जनसंख्या वितरण के दृष्टिकोण से संपन्न क्षेत्रों के रूप में शामिल किए गए हैं। तो जितने भी विश्व के मैदानी भाग हैं उनमें ज़्यादा जनसंख्या का फैलाव देखने को मिलता है। जैसे यदि हम हमारे भारत के संदर्भ में चर्चा करें तो गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र का जो मैदानी भाग है वो भारतीय जनसंख्या की रीढ़ कहा जाता है या भारतीय जनसंख्या का पालना घर कहा जाता है। ठीक इसी प्रकार से चीन के अंदर शिक्यांग है, यांगटी शिक्यांग है, हांगो नदी के मैदानी भाग हैं, ये भी जनसंख्या फैलाव के दृष्टिकोण से ज़्यादा जनसंख्या फैलाव वाले क्षेत्रों में शामिल किए जाते हैं। ठीक इसी प्रकार म्यांमार में इरावदी नदी के आसपास का क्षेत्र है, इराक में दजला और फरात के आसपास का क्षेत्र है। साथ साथ में यदि हम उत्तरी पश्चिमी यूरोप की ओर जाएंगे
तो वहाँ भी आपको राइन नदी के आसपास का क्षेत्र देखने को मिलेगा, डैन्यूब नदी के आसपास का क्षेत्र देखने को मिलेगा, जो जनसंख्या की ज़्यादा सांद्रता की स्थिति को दर्शाता है, ज़्यादा फैलाव की स्थिति को दर्शाता है। ठीक इसी प्रकार से उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में जो झीलों के द्वारा निर्मित किया गया मैदानी क्षेत्र है, वहाँ भी कृषि के लिए आदर्श दशाएं विद्यमान हैं। तो ये सारे ऐसे क्षेत्र हैं जो कृषि के लिए आदर्श दशाओं की स्थिति को दर्शाते हैं, और कृषि के लिए आदर्श दशाएं विद्यमान होने के कारण सभी क्षेत्रों में जनसंख्या का फैलाव ज़्यादा पाया जाता है। इसके विपरीत जहाँ कृषि के लिए आदर्श दशाएं नहीं होंगी, अर्थात प्रतिकूल दशाएं विद्यमान होंगी, तो वहाँ पर ज़्यादा जनसंख्या बसना नहीं चाहेगी, क्योंकि जहाँ पे भरण पोषण के साधन ही पर्याप्त मात्रा में नहीं है, तो जनसंख्या का भरण पोषण कैसे संभव हो पाएगा। तो जो प्रतिकूल परिस्थितियाँ हैं, भूमि का अनुपजाऊ होना या सिंचाई की व्यवस्था का न होना या भूमि का उत्खात होना, ये सारी ऐसी दशाएं हैं जो कृषि के लिए अनुपजाऊ कारकों के रूप में शामिल की जाती हैं। तो ऐसी परिस्थितियां हमें जहां कहीं भी देखने को मिलेंगी, उन सभी क्षेत्रों में जनसंख्या का फैलाव हमें कम देखने को मिलने वाला है। आर्थिक कारकों के रूप में दूसरा जो महत्वपूर्ण आर्थिक कारक है, जो जनसंख्या वितरण की प्रक्रिया को नियंत्रित करता है या जनसंख्या वितरण को प्रभावित करता है, खनिजों की स्थिति। देखिए, खनिजों से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से अर्थव्यवस्था जुड़ी हुई होती है। मानव की जो आर्थिक क्रियाएं होती है, उनका खनिजों से संबंध होता है। रोजगार की जो स्थिति होती है, उसका खनिजों से संबंध होता है। तो जिस क्षेत्र में जितनी अधिक मात्रा में हमें खनिजों का जमाव देखने को मिलेगा, वो क्षेत्र जनसंख्या बसाव के दृष्टिकोण से उतने ही अधिक आदर्श क्षेत्रों के रूप में शामिल किए जाएंगे या अनुकूल क्षेत्रों के रूप में सिद्ध होंगे। तो ऐसे क्षेत्रों में जनसंख्या अधिक मिलेगी। हमारे भारत में आपने छोटा नागपुर का पठारी क्षेत्र के बारे में सुना है। भारत का खनिजों के दृष्टिकोण से सबसे संपन्न क्षेत्र है, और इसी का परिणाम है कि आज भारत में पश्चिम बंगाल और बिहार जैसे राज्य हैं जहां जनसंख्या का सर्वाधिक जनघनत्व तो देखने को मिल रहा है। तो जितनी अधिक मात्रा में किसी क्षेत्र में खनिजों का जमाव मिलेगा, उतनी ही अधिक मात्रा में वहाँ पर आर्थिक दशाओं का विकास होगा, और जितनी अधिक आर्थिक दशाएं विकसित होंगी, उन क्षेत्रों में जनसंख्या का बसाव भी उतना ही अधिक होगा। इसके विपरीत जहाँ कम खनिजों के जमाव देखने को मिलते हैं, वहाँ आर्थिक व्यवस्थाएं उतनी अधिक मजबूत नहीं हो पाती, और यही परिणाम है कि खनिजों के दृष्टिकोण से जो हीनता भाग होते हैं या कमी वाले भाग होते हैं, उन क्षेत्रों में जनसंख्या का बसाव और वितरण कम हमें देखने को मिलता है। तो खनिजों की सांद्रता अधिक जनसंख्या बसाव की प्रक्रिया को नियंत्रित करने वाला एक महत्वपूर्ण कारक सिद्ध होती है। नेक्स्ट हम चलते हैं सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक कारकों पे। आर्थिक कारकों में हम और भूल गए थे। हमने आपको कृषि के बारे में बताया था और खनिजों के बारे में बताया था। अब चलते हम आर्थिक कारकों के रूप में ही औद्योगिक कारक जो हैं या उद्योग रूपी जो कारक है उसके ऊपर चलते हैं। देखिए, किसी भी क्षेत्र में उद्योगों की स्थापना होना वहाँ निवास करने वाले मानव के लिए आर्थिक स्वरूप को नियंत्रित करने वाला कारक होता है। जिस क्षेत्र में जितनी अधिक मात्रा में उद्योग धंधों का विकास होगा, वहाँ मानवीय बसाव की प्रक्रिया उतनी मजबूत होगी, क्योंकि बाहरी क्षेत्रों से भी उद्योग धंधे लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। ज़्यादा उद्योग धंधे विकसित होंगे तो रोजगार की संभावनाएं ज़्यादा विद्यमान होंगी। ज़्यादा रोजगार की संभावनाएं विद्यमान होगी तो आसपास के क्षेत्रों से ज़्यादा लोग ऐसे क्षेत्र में आकर रहना पसंद करेंगे। भारत के जो छोटा नागपुर के आसपास की बेल्ट है, उसमें आपको पता है बहुत सारे उद्योग विकसित हुए हैं, और अत्यधिक उद्योग विकसित होने के कारण ये क्षेत्र जनघनत्व के दृष्टिकोण से भारत का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र बन गया है। इसी प्रकार यदि वैश्विक संदर्भ में उदाहरण दें, जापान का कोबे ओसाका क्षेत्र है, औद्योगिक क्षेत्र के रूप में जाना जाता है, ज़्यादा जनसंख्या पाई जाती है, ठीक है ना। इसी प्रकार से यदि हम चीन के अंदर चले तो चीन के अंदर कैंटन बंदरगाह भी है, औद्योगिक क्षेत्र भी है, संघाई क्षेत्र है, और इसके अलावा यदि हम देखें तो आनशान, मानशान, तान, ये सारे ऐसे क्षेत्र हैं जो उद्योगों के कारण जाने जाते हैं, और उद्योगों की प्रधानता के कारण इनमें जनसंख्या का वितरण भी हमें अधिक देखने को मिलता है। पिट्सबर्ग क्षेत्र के बारे में आपने सुना होगा, जनसंख्या अधिक मिलती है, क्यों? क्योंकि उद्योग प्रधान क्षेत्र है। मैनचेस्टर उद्योग प्रधान क्षेत्र, जनसंख्या को आकर्षित कर। तो जहां भी हम पूरे विश्व में कहीं भी उदाहरण देखें, जिन क्षेत्रों में उद्योगों की प्रधानता मिलेगी, उद्योग धंधों का अधिक विकास होगा,
वहाँ लोगों के लिए आर्थिक क्रियाएं करने के ज़्यादा अवसर विद्यमान होंगे और ऐसी स्थिति में लोग उन क्षेत्रों में आकर ज़्यादा बसना पसंद करेंगे। तांबे की प्रधानता ने एंडीज पर्वतीय क्षेत्र में लोगों को अपनी ओर आकर्षित किया है। अदरवाइज पर्वतों में कौन रहना चाहता है? तो उद्योग जितने ज़्यादा विकसित होंगे, जहां औद्योगिक विकास जितना ज़्यादा होगा, उन क्षेत्रों में उतनी ही अधिक मात्रा में बाहर से लोग आकर रहना पसंद करेंगे। तो औद्योगिक दृष्टि संपन्न क्षेत्रों में जनसंख्या वितरण की प्रक्रिया ज़्यादा पाई जाती है, या फिर हम ऐसा कहें कि जनसंख्या का जो फैलाव होता है वो औद्योगिक दृष्टिकोण संपन्न क्षेत्रों में हमें ज़्यादा देखने को मिलता है। इसके विपरीत जहाँ औद्योगिक प्रक्रियाएँ ज़्यादा विकसित नहीं हो पाई हैं, वहाँ लोगों का बसाव भी हमें कम देखने को मिलेगा, क्योंकि कम औद्योगिक विकास जो होता है जनसंख्या के बसाव को नियंत्रित करता है। जितना कम औद्योगिक विकास होगा उतना ही कम बाहर से लोग आकर वहाँ बसना पसंद करेंगे, क्योंकि आर्थिक दशाओं का विकास ही नहीं हो पा रहा तो लोग क्यों आकर बसना पसंद करेंगे। ये उद्योग धंधों की प्रक्रिया थी। ठीक इसी प्रकार आर्थिक कारकों के रूप में परिवहन या यातायात और संचार के साधनों को शामिल किया जाता है। कनेक्टिविटी जो होती है, ट्रांसपोर्टेशन कनेक्टिविटी जो होती है, वो एक बहुत बड़ा कारक होती है किसी भी क्षेत्र में जनसंख्या फैलाव को नियंत्रित करने वाला। विश्व के ऐसे क्षेत्र जहां पर्याप्त मात्रा में रोड ट्रांसपोर्ट के माध्यम से, रेल ट्रांसपोर्ट के माध्यम से बेटर कनेक्टिविटी हमें देखने को मिलती है, अच्छी कनेक्टिविटी देखने को मिलती है, जो क्षेत्र विश्व के अन्य क्षेत्रों से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। परिवहन का चाहे माध्यम कोई सा भी हो, सड़क का माध्यम हो या रेल का माध्यम हो या वायु का माध्यम हो, किसी न किसी माध्यम से यदि जुड़ा हुआ है तो लोगों का आवागमन ऐसे क्षेत्रों में ज़्यादा देखने को मिलता है। और जब ज़्यादा लोगों का आवागमन होता है तो ऐसे क्षेत्रों में जनसंख्या का बसाव भी अधिक हो जाता है, और इसी कारण ऐसे क्षेत्र जनसंख्या वितरण के दृष्टिकोण से अधिक जनसंख्या वितरण वाले क्षेत्रों की श्रेणी में शामिल हो जाते हैं। इसके विपरीत यदि कनेक्टिविटी अच्छी नहीं है, रेल मार्गों का, सड़क मार्गों का, वायु मार्गों का पर्याप्त मात्रा में विकास नहीं हुआ है, बाहरी क्षेत्रों से लोगों का जुड़ाव नहीं हो पाएगा, और जब बाहरी क्षेत्रों से लोगों का पर्याप्त जुड़ाव नहीं हो पाएगा तो ऐसी स्थिति में जनसंख्या का वितरण ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो जहाँ पर्याप्त कनेक्टिविटी नहीं है वो क्षेत्र जनसंख्या वितरण के दृष्टिकोण से पिछड़े हुए क्षेत्रों की श्रेणी में शामिल किए जाते हैं, जबकि जहां बेटर कनेक्टिविटी हमें देखने को मिलती है, अच्छी कनेक्टिविटी जहां हमें देखने को मिलती है, वो क्षेत्र जनसंख्या वितरण के दृष्टिकोण से उतने ही अधिक अच्छे पाए जाते हैं, यानी उनमें जनसंख्या का फैलाव हमें ज़्यादा देखने को मिलता है। तो 4 कारक थे जिनको हम जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले आर्थिक कारकों की श्रेणी में शामिल करते हैं। अब हम चलते हैं जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक कारकों। देखिए, एक एक कारक की चर्चा करते हैं। धार्मिक कारक किस प्रकार जनसंख्या वितरण को प्रभावित करते हैं। धर्म जनसंख्या को वितरण को नियंत्रित करने वाला एक महत्वपूर्ण कारक है। हम हमेशा ऐसे क्षेत्रों में बसना पसंद करते हैं जहां हमें हमारे समान धर्म के अनुयायी देखने को मिलते हैं। मान लीजिए हम हिंदू हैं तो हम वहीं बसना पसंद करेंगे जहाँ हिंदुओं की प्रधानता है। मान लीजिए हम मुस्लिम हैं तो हम वहाँ बसना पसंद करेंगे जहाँ मुस्लिम लोगों के धर्मों की प्रधानता है। हम ईसाई हैं तो ईसाई के समय बसना पसंद करेंगे, जैन हैं तो जैन के समय। कहने का मतलब ये है हम हमेशा समान धर्म वाले लोगों के समुदाय में ही रहना पसंद करते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि यदि भिन्न भिन्न धर्म के लोग, 2 या 2 से अधिक धर्म के लोग एक जगह रहेंगे तो उनकी धार्मिक मान्यताएं अलग होती हैं, उनकी परंपराएं अलग होती हैं, उनकी संस्कृति अलग होती है, और भिन्न भिन्न परंपराएं, संस्कृति और जो मान्यताएं होती हैं वो आपस में द्वैधता की स्थिति को उत्पन्न कर देती हैं। तो जहां धार्मिक समानता हमें देखने को मिलेगी उन क्षेत्रों में हम अधिक मात्रा में रहना पसंद करेंगे। जैसे हम देखते हैं, कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं कि जो धर्म के द्वारा नियंत्रित हमें देखने को मिलते हैं, तो विशेष रूप से यदि हम देखें कि जैसे जम्मू कश्मीर राज्य है, मुस्लिम बाहुल्य वाला राज्य है, हिंदू लोग बहुत कम मात्रा में बसेंगे, ठीक है ना। दूसरी ओर हम देखें जैसे राजस्थान है, या फिर हम देखें क्या नाम से उत्तराखंड वगैरह है, हिंदू बाहुल्य क्षेत्र है, तो ऐसे क्षेत्रों में मुस्लिम लोग कम बसना पसंद करें। तो समान धर्म की जो स्थिति होगी वो जनसंख्या फैलाव को बढ़ावा देगी या जनसंख्या वितरण को बढ़ावा देगी। इसके विपरीत यदि असमान धार्मिक स्थिति हमें देखने को मिलती है तो निश्चित रूप से जनसंख्या वितरण की प्रक्रिया या जनसंख्या फैलाव की जो प्रक्रिया हमें कम मात्रा में देखने को मिलेगी। सामाजिक और सांस्कृतिक कारकों के ऊपर चलते हैं। सामाजिक और सांस्कृतिक कारकों में किस किस को शामिल किया जाता है।
आचार विचार है, रहन सहन है, खान पान है, तीज त्योहार है, वंश परंपरा, प्रथाएं, ये सारी दशाएं किसमें शामिल की जाती है? सामाजिक और सांस्कृतिक कारकों के रूप। देखो, हम निश्चित रूप से उसी समाज में रहना पसंद करेंगे जहां हमारे समान खान पान करने वाले लोग। यदि हम जब भी मान लीजिए हम कहीं भी जाते हैं, हम एक नया घर लेने की कोशिश करते हैं, तो सबसे पहले हम यही देखते हैं कि हमारा जो अड़ोसी होगा वो कौन होगा और हमारा पड़ोसी होगा वो कौन होगा। क्या वो हमारे ही धर्म से संबंध रखता है, क्या वो हमारी जाति से संबंध रखता है, या फिर चलो इन चीज़ों को हम नेगलेक्ट भी कर दें तो उसका खान पान कैसे। मान लीजिए हम शुद्ध शाकाहारी हैं और हमारे पड़ोसी शुद्ध मांसाहारी हो गए, तो हमारे उनके बीच में तारतम्य नहीं बैठ पाएगा, हमारे विचार अलग हो गए, उनके विचार अलग। तो खान पान की जो स्थिति होती है वो जनसंख्या फैलाव को नियंत्रित करती है। जो शाकाहारी हैं शाकाहारी में बसना पसंद करते हैं, जो मांसाहारी हैं वो मांसाहारी क्षेत्र वाले लोगों में ज़्यादा पसंद करते हैं। इसी प्रकार से रीति रिवाज कौन कौन से, तीज त्योहार कौन से, अलग अलग धर्मों के अलग अलग रीति रिवाज होते हैं, अलग अलग धर्मों के अलग अलग तीज त्योहार होते हैं। तो हमें जो चीज़ पसंद नहीं, उस क्षेत्र के लोगों के बीच में हम जाकर रहना पसंद करेंगे? स्वाभाविक सी बात है, हम उस क्षेत्र में रहना ही नहीं चाहेंगे। तो ऐसे क्षेत्र क्या करेंगे? फिर कम जनसंख्या फैलाव वाले क्षेत्रों के रूप में उभरकर सामने आएंगे। इसके विपरीत जहां हमारे समान रीति रिवाज मिलेंगे, हमारे समान तीज त्योहार होंगे, हमारे समान ही मान लीजिए आचार विचार होंगे, तो वो क्षेत्र हमारे लिए अनुकूल क्षेत्रों के रूप में उभर कर आएंगे। और जब सारी दशाएं अनुकूल होंगी तो निश्चित रूप से ऐसे क्षेत्र जनसंख्या फैलाव के लिए भी क्या बन जाएंगे? अनुकूल बन जाएंगे। और जनसंख्या बसाव के लिए अनुकूल बनेंगे तो निश्चित रूप से ऐसे क्षेत्रों में लोग रहना भी ज़्यादा पसंद करेंगे। इसी प्रकार से पहनावा, हम कैसा पहनते हैं, पड़ोसी कैसा पहनता है, ये चीज़ें भी जनसंख्या फैलाव के गौण कारकों के रूप में शामिल की जाती हैं। हमारे आचार विचारों में समानता का मिलना और असमानता का मिलना, ये भी जनसंख्या के सामाजिक और सांस्कृतिक कारकों के रूप में शामिल किया जाता है। समाज कैसा है? विकसित समाज है या आदिम समाज है? हम हमेशा हमारा जो समाज है उसके लेवल से ऊपर वाले लेवल वाले समाज में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। मान लीजिए थोड़ी देर के लिए सपोज करिए आप एक सभ्य समाज के लोग हैं, क्या आप आदिम समाज के साथ में रहना पसंद करोगे? या उनके साथ जहां आदिम समाज के लोग रहते हैं, आज भी जो आदिवासी लोग रहते हैं, क्या हम उनके साथ में रहना पसंद करेंगे? सीधी सी बात है, हम नहीं रहना पसंद करेंगे, क्योंकि उनके समाज में और हमारे समाज में दिन रात का फर्क है। चाहे हम उसको हम सभ्यता के दृष्टिकोण से देख लें, चाहे आर्थिक दृष्टिकोण से देख लें, या संस्कृति के दृष्टिकोण से देख लें, या सामाजिक दृष्टिकोण से। हाँ, प्रत्येक दृष्टिकोण से आदिम समाज और सभ्य समाज, वर्तमान का जो आधुनिक समाज है, इन दोनों के बीच में दिन रात का अंतर पाया जाता है। इसी कारण हम हमेशा उन्हीं क्षेत्रों में जाकर रहना पसंद करेंगे जो हमारे अनुकूल है, जहां हमारे समान संस्कृति देखने को मिल रही है, हमारे समान आचार विचार देखने को मिल रहे हैं, हमारे समान उनकी संस्कृति है, हमारे समान उनका सामाजिक परिवेश है, तो वो क्षेत्र हमारे अनुकूल सिद्ध होंगे। और ऐसे अनुकूल क्षेत्रों में जाकर हम रहना पसंद करेंगे। तो विश्व के ऐसे क्षेत्र जो सामाजिक दृष्टिकोण से, सांस्कृतिक दृष्टिकोण से और धार्मिक दृष्टिकोण से समानताओं को दर्शाते हैं, उन क्षेत्रों में लोग ज़्यादा रहना पसंद करते हैं। तो ऐसे क्षेत्रों में जनसंख्या का फैलाव भी ज़्यादा पाया जाता है। इसके विपरीत असमान क्षेत्रों के अंदर जनसंख्या का फैलाव कम पाया जाता है। अब हम चर्चा करते हैं जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले राजनीतिक कारक। देखिए, जैसे भौगोलिक कारक, आर्थिक कारक, पर्यावरणीय कारक, सामाजिक कारक, सांस्कृतिक कारक और धार्मिक कारक जनसंख्या वितरण की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं, ठीक उसी प्रकार से राजनीतिक कारकों का भी जनसंख्या को नियंत्रित करने और जनसंख्या फैलाव की प्रक्रिया पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। राजनीतिक कारकों में किस किस को शामिल किया जाता है? हम चर्चा करते हैं। पड़ोसी राज्यों के साथ संबंधों की स्थिति को शामिल किया जाता है, कर प्रणाली को शामिल किया जाता है, प्रशासनिक प्रणाली को शामिल किया। ये सारी ऐसी दशाएं हैं जो राजनीतिक दशाओं के रूप में शामिल की जाती हैं। सबसे पहले हम चलते हैं पड़ोसी राज्यों के साथ संबंध कैसे हैं। यदि किसी राज्य के पड़ोसी राज्य के साथ में संबंध मित्रवत हैं तो निश्चित रूप से लोगों का आवागमन ज़्यादा होगा और ऐसी परिस्थिति में जनसंख्या वितरण की जो प्रक्रिया होगी वो भी अधिक देखने को मिलेगी। इसके विपरीत यदि पड़ोसी राज्यों के साथ में संबंध मित्रवत न होकर शत्रुवत हैं तो ऐसी परिस्थिति में लोगों का आवागमन कम होगा और जब आवागमन कम होगा तो जनसंख्या घनत्व और वितरण की जो प्रक्रिया होगी वो भी कम देखने को मिलेगी।
प्रशासनिक प्रक्रिया कैसी है? जिन क्षेत्रों में प्रशासनिक प्रक्रिया अच्छी होती है, सुव्यवस्थित होती है, वहाँ लोगों के लिए सुरक्षा के पर्याप्त अवसर होते हैं और लोग सुरक्षित महसूस करते हैं, तो ऐसे क्षेत्रों में लोग ज़्यादा जाकर रहना पसंद करते हैं। इसके विपरीत जहाँ प्रशासनिक प्रक्रिया विफल हो जाती है, वहाँ लोग असुरक्षित महसूस करते हैं, ऐसे क्षेत्रों में लोग जाकर रहना पसंद नहीं करते। आतंकवाद और पारस्परिक वैमनस्यता की स्थिति। विश्व के ऐसे क्षेत्र जहां रोजाना आतंकवादी घटनाएं घटित होती रहती, क्या उन क्षेत्रों में हम जाकर रहना पसंद करेंगे? स्वाभाविक सी बात है, इस क्षेत्रों में हम नहीं जाना चाहते। तो जहां आतंकवादी गतिविधियां होती हैं, आपसी लड़ाई दंगे ज़्यादा देखने को मिलते हैं, ऐसे क्षेत्र जनसंख्या वितरण के दृष्टिकोण से पिछड़े हुए क्षेत्रों में आते हैं या निर्जन क्षेत्रों में शामिल किए जाते हैं। इसके विपरीत जहाँ शांति का माहौल है, जहाँ अमन चैन है, जहाँ लड़ाई दंगे नहीं होते, जहाँ आतंकवादी गतिविधियां संपन्न नहीं होती, उन क्षेत्रों में ज़्यादा मात्रा में लोग आकर बसना चाहते हैं। तो ऐसे क्षेत्र अधिक जनसंख्या वितरण वाले क्षेत्रों के रूप में शामिल किए जाते हैं। ठीक इसी प्रकार कर प्रणाली होती है। लोगों को अपनी आय के ऊपर कितना कर देना ज़्यादा कर देना पड़ेगा जिस क्षेत्र में, वहाँ लोग बसना पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि उनकी अधिकांश आय कर के रूप में वेस्ट हो जाएगी। जहाँ कम कर देना पड़ता है, उन क्षेत्रों में लोग अधिक रहना पसंद करते हैं, क्योंकि उनको अपनी आय के स्रोतों पर कम कर देना पड़ेगा। ऐसी स्थिति में वो ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं, ज़्यादा बचत कर सकते हैं। तो ये सारे जो कारक हैं राजनीतिक कारकों के रूप में शामिल किए जाते हैं। तो इसमें बच्चों आज के इस वीडियो में हमने जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले आर्थिक कारकों की चर्चा की, सामाजिक कारकों, सांस्कृतिक कारकों, धार्मिक कारकों, राजनीतिक कारकों की हमने चर्चा की। तो आज का ये जो हमारा वीडियो यहीं समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में हम आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।